अच्छा क्लास, यहाँ देखो नर्व इम्पल्स का टॉपिक है। अच्छा, हम लास्ट टॉपिक है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन का, जो है नर्व इम्पल्स। सही, नर्व इम्पल्स हम कहते हैं, यहाँ पर इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लो। नर्व इम्पल्स कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को। सही, नर्व इम्पल्स इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द एक्सोलेमा। जो हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है ना, एक्सोन की मेम्ब्रेन यानी एक्सोलेमा के साथ ट्रैवल करता रहता है। सही, उसमें से ट्रैवल करता है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। इट कंटेन सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन। इस नर्व इम्पल्स के अंदर ही ना सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन होती है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था ना, रिसेप्टर जैसे ही कोई चेंज को डिटेक्ट करते हैं, सही है, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करवाते हैं सेंसरी न्यूरॉन में। वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जो सिग्नल आ रहा होता है उसमें होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन, और फिर ये सिग्नल जब ऊपर जाएगा इंटर न्यूरॉन इसे रीड करेंगे, फिर दोबारा सिग्नल आएगा मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक। जो सिग्नल आएगा उसे हम कहते हैं, उसके उस इंपल्स में होती है मोटर इंफॉर्मेशन। तो नर्व इम्पल्स वो है जिसमें मोटर या फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी। अब इससे रिलेटेड ना कुछ टर्म्स है, पहले ये देख लो। यहाँ पर इतना हिस्सा देखो, हमारे पास ना पहले जो न्यूरॉन है, सही, न्यूरॉन स्टार्टिंग वाली कंडीशन में ये ए लिखा हुआ है। सही, स्टार्टिंग वाली ए वाली कंडीशन में इस टाइम पे न्यूरॉन, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया होता, जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया, हमारे न्यूरॉन के बाहर वाला जो हिस्सा होता है, न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है रेड वाला। सही, न्यूरॉन के बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया उस टाइम पर हमारे हाथों में, फिंगर में, यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स वगैरह हैं हर जगह, इन न्यूरॉन्स के बाहर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? पॉजिटिव है, और अंदर वाला हिस्सा क्या है? नेगेटिव है। सही है, अभी हमने टच वगैरह नहीं किया, ये पूरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक्सोन है। एक्सोन के पूरे चारों तरफ देखो, बाहर की तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है, अंदर की तरफ क्या है? नेगेटिव चार्जेस है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। ये ए जो लिखा है ना, इसे हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। क्या कहलाती है? पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है। सही है, पोलराइज्ड स्टेट का मतलब है कि दो पोल्स बने हुए हैं, एक तरफ पॉजिटिव पोल बना हुआ है, दूसरी तरफ नेगेटिव पोल बना हुआ है। सही, तो ये पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है। जब हम रेस्ट में है, जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट में है, जब कोई काम नहीं कर रहा, जब इसके अंदर से नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा, इस टाइम पर ये वाली कंडीशन है, बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, ये स्टेट क्या कहलाती है? पोलराइज्ड स्टेट। अब ये पोलराइज्ड स्टेट खुद ब खुद नहीं बनी। पोलराइज्ड स्टेट बनाने के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस यहां पर हो रहा है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन वो प्रोसेस है जो हमारी न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है, हमारा न्यूरॉन, उस टाइम पर न्यूरॉन में ये प्रोसेस हो रहा होता है, पोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। और इस पोलराइजेशन के प्रोसेस की वजह से न्यूरॉन की जो स्टेट बनती है, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। इस पोलराइज्ड स्टेट में जब बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, अगर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाकर वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं तो वोल्टेज कितना आएगा? -70 मिलीवोल्ट आएगा। कितना आएगा? -70 मिलीवोल्ट आएगा जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्ट में है। सही, तो रेस्ट के टाइम पर मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, वो कितना है? -70 मिलीवोल्ट है। माइनस में वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि अंदर की तरफ क्या है? माइनस है। सही है, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो -70 मिलीवोल्ट आएगा। सही है, इस वोल्टेज को, इस -70 मिलीवोल्ट को, इस वोल्टेज को हम कहते हैं आरएमपी। आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस है ये, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, जब मेम्ब्रेन रेस्ट में थी। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते, हमारे न्यूरॉन्स में ना, हमारे यहाँ पर पूरा एक सेंसरी न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, और ये कंडीशन क्या है? पोलराइज्ड स्टेट है। पोलराइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, और वोल्टेज कितना है? -70 है। उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? -70। उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? आरएमपी कहते हैं। तो इस टाइम पे वोल्टेज आरएमपी होगा जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, ये रिसेप्टर्स जो हैं, रिसेप्टर्स उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद रिसेप्टर एक सिग्नल आगे देंगे। ये सिग्नल कहलाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये टीएस जो लिखा हुआ, ये क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाता है। सही, अभी रुको पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है। अच्छा, इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से ही ना नर्व इंपल्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। यहाँ पर देखो, इस कॉर्नर पे आओ, यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, यहाँ देखो। सही है, जब हमारी बॉडी पे, जब हमारे रिसेप्टर्स है ना, स्किन में रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर है, ये रेड वाला न्यूरॉन है। सही है, न्यूरॉन है। अब ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, ये रिसेप्टर है। जैसे ही बैक्टीरिया आकर हमारी स्किन पे बैठता है, बैक्टीरिया, सही, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर हमारी स्किन पे बैठता है, तो रिसेप्टर उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, रिसेप्टर उसे भी डिटेक्ट कर लेते हैं। जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट आकर हमारे रिसेप्टर पे टच करता है, या कोई हॉट ऑब्जेक्ट हमारे स्किन पे आकर टच करता है, तो रिसेप्टर्स उस हैवी या हॉट ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब रिसेप्टर्स डिटेक्ट बैक्टीरिया को भी कर रहे हैं, सही है, और रिसेप्टर्स डिटेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट को भी कर रहे हैं। लेकिन हमें तो बैक्टीरिया का टच पता नहीं चलता, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट का टच पता चल जाता है।
अब होता है ये, जब हमारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स ये इस बैक्टीरिया का टच डिटेक्ट करते हैं और हैवी ऑब्जेक्ट का टच डिटेक्ट करते हैं। पहले हैवी ऑब्जेक्ट का सुनो, जब हैवी ऑब्जेक्ट का टच डिटेक्ट करते हैं तो डिटेक्ट करने के बाद हमने पढ़ा था रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इस हैवी ऑब्जेक्ट का जो भी टच इसने डिटेक्ट किया है उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो ग्रीन वाली लाइन है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो ये कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफर करेंगे। किसे देंगे, सेंसरी न्यूरॉन को। जब रिसेप्टर हैवी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हैवी ऑब्जेक्ट को टच होते ही ये उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ये जनरेट करते हैं वो होता है कम से कम -55 मिलीवोल्ट का। कितने मिलीवोल्ट का होता है, -55 मिलीवोल्ट का होता है। सही, जब रिसेप्टर्स ने किसी हैवी ऑब्जेक्ट को टच किया तो कितना वोल्टेज जनरेट होता है, तकरीबन -55 मिलीवोल्ट वोल्टेज जनरेट होता है। कोई हॉट ऑब्जेक्ट होगा तब भी -55 होगा। जब ये बैक्टीरिया को टच करते हैं, जब बैक्टीरिया आके इस पे टच करेगा रिसेप्टर पे, तो ये जो आगे वोल्टेज देते हैं तब भी अपना काम मुकम्मल करते हैं। मतलब ये रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके आगे देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस टाइम पर आगे जनरेट करके देते हैं वो होता है तकरीबन -65 मिलीवोल्ट का, या फिर -60 मिलीवोल्ट। सही है, -60 मिलीवोल्ट, -65 यानी -65 से कम होता है वो वोल्टेज। कितना होता है, -65 से कम। यहां पर देखो एक जो टेबल दिखा रखा है, यहां पर देखो -55 बड़ी वैल्यू है, -60 छोटी वैल्यू है, और -65 उससे छोटी वैल्यू, -70 सबसे छोटी वैल्यू। ये जो वैल्यूज दिखा रखी हैं, सही, ये वैल्यूज ना इस तरह है। तो जब रिसेप्टर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट आकर इन्हें टच करता है, तो रिसेप्टर इतना वोल्टेज देते हैं, कितना, -55। और जब कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस आकर टच करता है तो रिसेप्टर इतना सिग्नल देते हैं, -60, -65, 60, 70 तो नहीं, -60, 65 देते हैं। ये जो 60, 65 है ना, इस वोल्टेज की वजह से नर्व, इसके जो सेंसरी न्यूरॉन है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होता। जब इतना वोल्टेज होगा, -60, -65 वोल्टेज होगा, इसकी वजह से सेंसरी न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो हमारे ब्रेन को पता नहीं चलेगा। रिसेप्टर ने अपना काम किया, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, तो हमें पता नहीं चलता। इस स्टिमुलस को, इस चेंज को जो इसने आगे सिग्नल दिया ना, इस चेंज को हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसे क्या कहते हैं, सब थ्रेशोल्ड। तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस है जिसे सेंसरी न्यूरॉन इग्नोर कर देता है। जिसे सेंसरी न्यूरॉन क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इस सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होता। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होता। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जो रिसेप्टर आगे वोल्टेज ट्रांसफर कर रहा है। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ज्यादातर दरअसल ये वोल्टेज है। कितना वोल्टेज है, -60, 65 वोल्टेज है। -65 से कम है, -65 से कम जो वोल्टेज होते हैं वो सारे वोल्टेज क्या कहलाते हैं, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाते हैं। और इन सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होता, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होता। तो इसे सेंसरी न्यूरॉन ने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब -55 मिलीवोल्ट का वोल्टेज मिलता है, -55 मिलीवोल्ट का कम से कम इतना वोल्टेज जब मिलेगा सेंसरी न्यूरॉन को, तो इसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट हो जाता है। नर्व इंपल्स जनरेट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हो जाता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन को पता चल जाएगा कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट ने हमें टच किया। तो इस यानी इस वोल्टेज की वजह से -55 मिलीवोल्ट पर क्या होता है, हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जनरेट हो जाता है। तो ये जो -55 मिलीवोल्ट है इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसे क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सही है, क्लियर है। देखो दो टर्म्स हैं, एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और एक सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। दोनों दरअसल वोल्टेज हैं, दोनों क्या है, वोल्टेज हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो किसने जनरेट करके दिए हैं, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कब देता है, जब कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट आकर उसे टच करता है, बैक्टीरिया वगैरह आकर टच करता है, तो वो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देता है। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू कितनी होती है, -55 से कम, -60 और -65 होगी। सही, कम होगी, 55 से कम होगी बस। और जब हैवी ऑब्जेक्ट आगे बैठता है तो रिसेप्टर आगे कितना वोल्टेज देता है, इतना, -55। इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सही है, क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट होगा। तो अब जब हम आगे बात करेंगे नर्व इंपल्स जनरेशन की, तो हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से तो कुछ नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो भी आगे पढ़ेंगे। सही, क्यों इसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा, क्यों इसकी वजह से हो रहा है, सही, वो भी आगे यहाँ पर है। अच्छा, पहले यहाँ पे जनरल देख लो। हमने देखा सबसे पहले ये वाली ए वाली कंडीशन थी। ए वाली कंडीशन में, सही, इस ए वाली कंडीशन में हमारे पास
ए वाली कंडीशन में बाहर की तरफ क्या थे पॉजिटिव, अंदर की तरफ क्या थे नेगेटिव। वोल्टेज था -70 मिलीवोल्ट, आरएमपी कहलाता था, पोलराइज स्टेट थी, प्रोसेस कौन सा हो रहा था पोलराइजेशन। सही है। जब रिसेप्टर ने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया, क्या दिया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी -55 मिलीवोल्ट का करंट दिया। जब -55 मिलीवोल्ट का वोल्टेज मिलेगा सेंसरी न्यूरॉन को, तो सेंसरी न्यूरॉन का स्टार्टिंग वाला सेगमेंट, पूरा सेंसरी न्यूरॉन नहीं, सेंसरी न्यूरॉन का शुरू वाली जो जगह है वहां पर जो चार्जेस जो पहले बार पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव थे, इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से, इस -55 मिलीवोल्ट की वजह से ये चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, ये चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट हो जाएंगे मतलब है बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सही है, जो बॉक्स में हमने फिल किया बाहर नेगेटिव और अंदर क्या हो गया पॉजिटिव। पूरे न्यूरॉन में अभी नहीं हुआ, आगे वाला हिस्सा अभी भी उसी तरह का है, आगे वाले हिस्से में अभी भी क्या है आरएमपी है, आगे वाले हिस्से में अभी भी क्या है आरएमपी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाली जगह थी जहां पर अभी अभी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया है, इस जगह पे क्या हुआ, यहां पर बाहर की तरफ नेगेटिव हो गए और अंदर की तरफ क्या हो गए पॉजिटिव, चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, पहले बाहर पॉजिटिव थे अंदर नेगेटिव थे। इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। इसे क्या कहते हैं डीपोलराइज्ड, बीए। तो डीपोलराइज्ड स्टेट का मतलब है कि चार्जेस जो पहले बाहर पॉजिटिव थे अंदर नेगेटिव थे, अब अंदर पॉजिटिव हो गए और बाहर क्या हो गए नेगेटिव हो गए। इस स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। इस डीपोलराइज्ड स्टेट का जो भी यहां पर प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से चार्जेस रिवर्स हुए हैं, खुद ब खुद नहीं हुए, इनके चार्जेस रिवर्स करने के लिए कुछ प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हुई है, इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से। अगर ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं आता, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता, तो यहां पर डीपोलराइजेशन नहीं होती, यहां पर पोलराइजेशन ही होती रहती जो पहले हो रही थी, पोलराइजेशन ही होती थी, नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होता। तो पोलराइजेशन वाले प्रोसेस को डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है -55 मिलीवोल्ट, यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए होता है। तो जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा वोल्टेज जो है माइनस बाहर माइनस हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इस टाइम पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज चल जाएगा +50 मिलीवोल्ट तक। देखो पहले वोल्टेज माइनस में था, नीचे था, जैसे थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा मिला, -70 था ना, -70 बहुत नीचे वैल्यू है, जैसे पहले -70 था नीचे वाली वैल्यू थी, -55 मिलीवोल्ट वोल्टेज मिला, अब वोल्टेज ऊपर जाते जाते 0 हुआ, 0 से 1 2 3 4 करते करते +50 तक चला गया है। कहां तक चला गया है +50, बहुत ज्यादा पॉजिटिव में चला गया, बहुत पॉजिटिव हो गया। इस वोल्टेज को हम कहते हैं जब हमारा न्यूरॉन एक्टिव हो गया है, एक्शन में आ गया है, जब इसके अंदर नर्व इंपल्स जनरेट हो गया है, इस वोल्टेज को हम कहेंगे एएमपी। इसे हम क्या कहेंगे एएमपी, यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये इसकी वैल्यू कितनी है +50 मिलीवोल्ट। ये जो बॉक्स है ना, दरअसल ये बॉक्स ही नर्व इंपल्स है, ये क्या है नर्व इंपल्स। ये जो बॉक्स फिल हुआ है दरअसल क्या है नर्व इंपल्स है, इसी के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो रिसेप्टर ने इसे दी है। सही, इस करंट की फॉर्म में यहां पर है। तो सबसे पहले पोलराइजेशन हो रही थी, स्टेट पोलराइज्ड स्टेट थी, प्रोसेस पोलराइजेशन था। फिर जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया रिसेप्टर की तरफ से, तो यहां पर क्या शुरू हो गई डीपोलराइजेशन शुरू हो गई, पोल्स ऑपोजिट हो गए। डीपोलराइजेशन का मतलब जो पोल्स पहले थे उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, तो ये डीपोलराइज्ड स्टेट बन गई, ये वाली स्टेट डीपोलराइज्ड। अभी जो डीपोलराइज्ड स्टेट है यहां का वोल्टेज कितना हो गया +50 मिलीवोल्ट एएमपी बन गया। अब ये वोल्टेज यहां नहीं रहेगा क्योंकि नर्व इंपल्स को इसे आगे ट्रेवल करना है, आगे तक जाना है हमारे ब्रेन तक। सही है, तो ये नर्व इंपल्स आगे ट्रैवल करेगा नेक्स्ट वाले सेगमेंट में, इसी सेंसरी न्यूरॉन के अगले सेगमेंट में जाएगा। जब ये अगले सेगमेंट में जाएगा, यहां से ये जो नर्व इंपल्स है ये आगे पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में चला गया, यहां पर इसी न्यूरॉन के अगले वाले हिस्से में चला गया। ये नर्व इंपल्स आगे वाले पार्ट में चला गया, इस आगे वाले पार्ट में। सही, तो यहां पर अब डीपोलराइजेशन हो रही है। इस जगह पे क्या हो रही है पोलराइजेशन, इस जगह पे क्या हो रही है पोलराइजेशन। ये पुरानी वाली जगह है, अभी पूरा न्यूरॉन नहीं हुआ, स्टार्टिंग वाली जगह पहले हुई थी डीपोलराइज हुई थी, अब ये डीपोलराइज जो स्टेट है वो आगे ट्रांसफर हो गई है। तो पीछे वाली जो जगह है, सही पीछे वाली जगह जहां से अभी अभी डीपोलराइजेशन का प्रोसेस आगे ट्रांसफर हुआ है, डीपोलराइज स्टेट आगे ट्रांसफर हुई है, वहां पर चार्जेस को फिर से इसी स्टेट में लाना है, मतलब फिर से इसी नॉर्मल स्टेट में लाना है, पोलराइज स्टेट में लाना है। इसे दोबारा से पोलराइज स्टेट में लाने के लिए जो प्रोसेस यहां पर होगा उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये जो रीपोलराइजेशन है सब डीपोलराइजेशन के बाद, डीपोलराइजेशन पहले होगी, डीपोलराइजेशन के बाद ये डीपोलराइजेशन आगे चल जाएगी और उस स्टेट उस जगह पे जहां पर अभी भी डीपोलराइजेशन हुई थी उस जगह पे अब यहां पर होगी रीपोलराइजेशन। क्या होगी रीपोलराइजेशन। पोल्स को दोबारा से मेंटेन किया जाएगा, दोबारा से बाहर वाले हिस्से को पॉजिटिव और अंदर वाले हिस्से को क्या किया जाएगा नेगेटिव किया जाएगा। लेकिन होता यह है जब रीपोलराइजेशन की जाती है, पोल्स को दोबारा से मेंटेन किया जाता है, तो होता यह है कि बाहर पॉजिटिव होने की बजाय बाहर पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
अंदर नेगेटिव होने की बजाय अंदर नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब हमें इतने बाहर पॉजिटिव करने थे, इतने अंदर नेगेटिव करने थे कि अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो वैल्यू कितने आए, -70 आए। कितने आए, -70 आए। लेकिन इतने चार्जेस बाहर पॉजिटिव और इतने नेगेटिव हो गए, सही है, चार्जेस को मेंटेन करने के चक्कर में इतने ज्यादा बाहर पॉजिटिव इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए कि वोल्टेज कितना चला गया, -90 चला गया। अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गए, अंदर नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। इस स्टेट को हम कहते हैं, ये वाली स्टेट, डीपोलराइजेशन के बाद फौरन बाद जो स्टेट आती है, इस स्टेट को हम कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। इसे क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइज्ड। यानी है तो ये पोलराइज्ड स्टेट ही है, यानी बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, लेकिन हाइपर पोलराइज्ड है, बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है बाहर और बहुत ज्यादा नेगेटिव है अंदर। तो ये हाइपर पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है। ये हाइपर पोलराइज्ड स्टेट क्यों हुई, यहां पर ऐसा क्या प्रोसेस हुआ, यहां पर हो गई ये हाइपर पोलराइजेशन। क्या हो गई है, हाइपर पोलराइजेशन हो गई, जिसकी वजह से ये स्टेट आई। तो जब रीपोलराइजेशन की जाती है ना, पोल्स को दोबारा मेंटेन करते हैं, तो पहले ये होती है, हाइपर पोलराइजेशन होती है, फिर दोबारा से नॉर्मल पोलराइजेशन शुरू होगी। यानी फिर इसके बाद ये जब ये चार्जेस इस तरह के हैं, सही है, यहाँ पर ये हाइपर पोलराइज्ड स्टेट है, ये नर्व इंपल्स यहाँ जा चुके हैं। अब ये नर्व इंपल्स और अगले पार्ट में जाएगा, ये नर्व इंपल्स यहाँ से अगले वाले पार्ट में यहाँ चला गया, सही। तो अगले वाले पार्ट में डीपोलराइजेशन हो रही है, यहाँ पर वही हो रही है हाइपर, जहां से नर्व इंपल्स अभी अभी ट्रेवल करता है ना अगले पार्ट में, उस जगह पे पहले क्या होती है, वो हाइपर पोलराइजेशन होती है। तो यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। फिर कुछ सेकंड के बाद ये हाइपर पोलराइजेशन को दोबारा से नॉर्मल कर दिया गया है, यानी हाइपर पोलराइज्ड स्टेट फिर से किसमें हो गई है, पोलराइज्ड है, ए पार्ट में, ए मतलब वही जो पोलराइज्ड स्टेट था, तो फिर से क्या बन गई, ये पोलराइज्ड स्टेट बन गई। तो ये देखो हमारे पास जो नर्व इंपल्स है इस तरह से ट्रैवल करता है कि पहले हमारे पास न्यूरॉन के, सही, न्यूरॉन के बाहर की तरफ पॉजिटिव होते हैं, अंदर की तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये ए स्टेट कहलाती है, पोलराइज्ड स्टेट। पहले न्यूरॉन जब हमने ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया तब पोलराइज्ड स्टेट है, पोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, -70 मिलीवोल्ट वोल्टेज है। जैसे हमने किसी को गर्म का टच किया, टच करते ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला होगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के मिलते ही यहाँ पर स्टार्टिंग में फिंगर वाली जगह पे यहाँ पर क्या हो गई, डीपोलराइजेशन। आगे वाली जगह पे अभी पोलराइजेशन हो रही है, यहाँ पर हो गई डीपोलराइजेशन। जहां पर डीपोलराइजेशन हुई है उसी को हम एएमपी कह रहे हैं। नर्व इंपल्स यहाँ पर जनरेट हो गया, एएमपी जनरेट हो गया। अब ये एएमपी आगे ट्रैवल कर रहा है, जैसे ही एएमपी आगे गया हाथ की तरफ यहाँ पर गया है, तो पीछे वाली जगह पे क्या हुई है, पहले रीपोलराइजेशन करनी थी, पोल्स को दोबारा मेंटेन करना था, लेकिन यहाँ पर पहले क्या हुई, हाइपर पोलराइजेशन हुई, हाइपर पोलराइजेशन हुई, और उसके बाद फिर से दोबारा से नॉर्मल पोलराइजेशन वगैरह हो गई होगी, एंड में स्टेट दोबारा वही मेंटेन हो गई। तो ये कुछ इस तरह से होता है। अभी हम पढ़ेंगे, सही है, कि ये जो पोलराइज्ड स्टेट है, ये पोलराइजेशन है किस तरह से हुई है, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव किस तरीके से बना। फिर जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, इसके आते ही ऐसा क्या हुआ मेम्ब्रेन में कि जो चार्जेस थे वो एकदम ऑपोजिट हो गए, यानी डीपोलराइजेशन हुआ। फिर इसके बाद हाइपर पोलराइजेशन में ऐसा क्या हुआ है कि चार्जेस बाहर पॉजिटिव होने की बजाय बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए, अंदर नेगेटिव होने की बजाय बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। ये ऐसा क्या हुआ, और एंड में फिर ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से नॉर्मल स्टेट आ गई, सही है। तो ये हमने सारे प्रोसेस यहाँ पर इसमें पढ़ने, ये सारे थ्रेशोल्ड और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले क्या हो रही होती है, पोलराइजेशन। सबसे पहले क्या होती है, ए स्टेप यानी 1 लिखा है यहाँ पर, सही, ए यानी पोलराइजेशन हो रही है। तो पोलराइजेशन के टाइम पे बाहर क्या थे, पॉजिटिव, अंदर क्या थे, नेगेटिव थे, सही। ये पोलराइजेशन वाली स्टेट थी। आउटसाइड क्या होती है, मोर पॉजिटिव, इनसाइड क्या होता है, मोर नेगेटिव। आउटसाइड मोर पॉजिटिव और इनसाइड मोर नेगेटिव होती है, सही, इस वाली स्टेट में। वोल्टेज कितना आता है इस टाइम पे, -70 मिलीवोल्ट, इसे हम आरएमपी कहते हैं, और इसे अगर वोल्ट में कन्वर्ट करोगे -0.07 वोल्ट आएगा, सही, ये मिली वोल्ट है। तो वोल्टेज कितना होता है, आरएमपी कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट और -0.07 वोल्ट, सही, वोल्ट में आएगा। इसे हम रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल कहते हैं, आरएमपी कहते हैं, सही है। अब क्या चीजें हैं जिनकी वजह से बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है, ऐसा क्या चीजें यहाँ पर, सही। तो इसके फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से ये वाला चार्ज मेंटेन हुआ है। अब हमारे न्यूरॉन के बाहर और अंदर, सही, कुछ चार्जेस नेचुरली उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही, नेचुरली हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब होता है ये न्यूरॉन के बाहर की तरफ ना जो पोटेशियम है, पोटेशियम चार्जेस होते हैं कम, पोटेशियम चार्जेस क्या होते हैं, कम होते हैं। पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। एक तरफ पोटेशियम क्या है, कम है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ पोटेशियम क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तकरीबन 30 टाइम्स, सही है। यानी बाहर अगर 5 होंगे तो यहाँ 150 होंगे, बाहर अगर 5 है तो यहाँ कितने, 150, यानी 130 गुना ज्यादा होंगे, 30 टाइम्स मोर होंगे। बाहर अगर 1 है तो यहाँ 30 है, इस तरह। तो बाहर पोटेशियम कम है, पोटेशियम कहाँ ज्यादा है, अंदर ज्यादा है। इस चीज को याद रखना कि हमारे पास पोटेशियम आयंस अंदर ज्यादा होते हैं। दूसरा, सोडियम आयंस बाहर ज्यादा होते हैं, सोडियम आयंस बाहर, अंदर कम होते हैं। बाहर ज्यादा कितने होते हैं, 10 टाइम्स मोर बाहर होते हैं। यानी अगर अंदर 2 सोडियम है तो बाहर कितने होंगे, 20 होंगे। अगर अंदर 3 सोडियम है तो बाहर कितने होंगे, 30 होंगे। तो 10 टाइम्स मोर सोडियम आउटसाइड होते हैं,
सही, ये आयंस जब हमारा न्यूरॉन बना ना उस टाइम पे इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, इस तरह से पाए जाते थे। तो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से कि अंदर पोटेशियम ज्यादा है 30 टाइम्स और बाहर सोडियम ज्यादा है 10 टाइम्स। अब इनकी मूवमेंट वगैरह की वजह से ये वैल्यू है। देखो जब भी पोटेशियम को, यहां सुनो, पोटेशियम को बाहर से अगर अंदर आना होगा, बाहर से अंदर आना होगा तो कोई पंप लेकर आएगा, इसे खुद ब खुद नहीं आएगा, क्योंकि बाहर पोटेशियम क्या है कम, अंदर पोटेशियम क्या है ज्यादा। जब लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है तो पंप करवाता है। कौन लेके आता है? पंप। सही, जो भी पंप वो होते हैं, पंप वो प्रोटीन्स होते हैं जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवाते हैं और एटीपी यूज करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। अगर पोटेशियम को अंदर से बाहर जाना है तो वो खुद ही चले जाएगा, मतलब खुद चल जाएगा, मतलब इसके लिए एनर्जी यूज नहीं होगी, ये पैसिव मूवमेंट होगी। ये क्या होगी? पैसिव मूवमेंट। और बाहर से अगर अंदर आएगा तो क्या होगी? एक्टिव मूवमेंट होगी। सोडियम की देखो, सोडियम अगर बाहर से अंदर आएगा, सोडियम अगर बाहर से अंदर आएगा तो क्या होगी? पैसिव मूवमेंट होगी, क्योंकि बाहर से अंदर आने के लिए एनर्जी वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होगी। सही, और अगर अंदर से बाहर जाएगा तो वो क्या होगी? एक्टिव मूवमेंट होगी, जो पंप करवाएगा। तो सोडियम को बाहर लेके जाने के लिए पंप होंगे। अच्छा, अब हम ये देख रहे थे कि देखो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्यों मेंटेन होता है, किस तरह से होता है। तो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला फैक्टर है ये सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप हमारी न्यूरॉन में, हमारे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में इस तरह के पंप्स होते हैं, ये कहलाते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम, ये जो डॉट लगेगा ना यहाँ पर, ये डॉट, ये एटीपी है। सही, एटीपी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पंप है। पंप का काम है लो से हाई की तरफ मूव करवाना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराना। तो सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, वो है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? तीन सोडियम का इफ्लक्स करवाता है। इफ्लक्स का मतलब होता है बाहर मूव करवाना। तो ये तीन सोडियम को क्या करता है? अंदर से बाहर लेके जा रहा होता है। अंदर से बाहर लेके जा रहा है मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, इसीलिए पंप है। तो तीन सोडियम का इफ्लक्स करवाएगा, बाहर लेके जाएगा। बदले में बाहर से पोटेशियम लेकर आएगा, बाहर से पोटेशियम लेकर आएगा, लेकिन पोटेशियम सिर्फ कितने आएंगे? दो। तो दो पोटेशियम को इनफ्लक्स करवाएगा। इनफ्लक्स का मतलब होता है इनसाइड मूव करवाना, अंदर लेके आना। तो एक पहला फैक्टर जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव ज्यादा होगा वो क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या कर रहा है? बाहर सोडियम ज्यादा लेके जा रहा है, बदले में अंदर कम पोटेशियम लेके आ रहा है। अगर दो टीम्स बना दी जाए यहां पर बाउंड्री लगा के, अगर यहां से 3 कॉइन वहां दिए जा रहे हैं और वहां से सिर्फ 2 कॉइन वापसी लिए जा रहे हैं, फिर 3 कॉइन बाहर और 2 कॉइन अंदर, तो होगा ये कि बाहर वाले के पास कॉइन्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वाले के पास 3 मिल रहे हैं और बदले में सिर्फ 2 वापसी कर रहा है, तो एक तो उसके पास एक्स्ट्रा बच ही रहा है। हर बार जब भी एक्सचेंज हो रहा है, इस पूरे एक्सचेंज में हर बार उसके पास 1 कॉइन ज्यादा बचता है। इसी तरह हर बार जब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है तो बाहर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ से सिर्फ 2 आते हैं वापसी। सही, 3 अंदर से बाहर जा रहे हैं, वापसी में सिर्फ 2 अंदर आ रहे हैं। तो होगा ये कि इस तरफ कॉइन खत्म होने लगेंगे, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज खत्म होने लगेंगे, दूसरी की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेंगे। तो अंदर की जो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं वो सोडियम पोटेशियम पंप के काम करने की वजह से बढ़े, पहला रीजन ये है। दूसरा, ये जो अंदर आए हैं पोटेशियम, ये तो 2 पोटेशियम अंदर आए थे, उनमें से भी कुछ लीकी पोटेशियम गेट्स प्रेजेंट होते हैं यहां पर मेम्ब्रेन में। ये लीकी पोटेशियम गेट्स है। लीकी पोटेशियम गेट्स के जरिए पोटेशियम बाहर लीक हो जाता है, और ये बाहर लीक हो रहा है मतलब ये पैसिव मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। तो ये इन प्रोटीन्स के जरिए, ये जो लीकी पोटेशियम गेट्स है, इनके जरिए जो लीक हो रहा होगा पोटेशियम आउटसाइड, पोटेशियम और बाहर जाता जा रहा है। मतलब ये 3 कॉइन बाहर लिए थे, 2 कॉइन यहां लिए थे, अब ये जो 2 कॉइन है यहां से एक कॉइन और साइड से कॉइन उठाता जा रहा है दूसरी टीम का आगे। तो हो रहा है ये, यहां पर जो 2 कॉइन आए थे उनमें से एक कॉइन और भी कम होता जा रहा है। एट द एंड यहां पर कॉइन बहुत कम हो गए, तो एट द एंड यहां पर पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू बहुत कम हो गई है अंदर, और बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो 2 मेन फैक्टर यही है, एक सोडियम पोटेशियम पंप है जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज कम और पॉजिटिव चार्ज कम है। दूसरा, लीकी पोटेशियम गेट से जो अंदर पॉजिटिव आए भी थे वो भी बाहर लीक होते जा रहे हैं, इसकी वजह से और बाहर पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है और अंदर पॉजिटिव कम होता जा रहा है। अंदर मौजूद है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, अंदर की तरफ नेगेटिव वाले ऑर्गेनिक आयंस वगैरह मौजूद है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, सल्फेट्स हैं, ये सारे आयंस वगैरह अंदर मौजूद होते हैं। ये सारे आयंस वगैरह एक खास कंसंट्रेशन में अंदर मौजूद है, जिनकी वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज वगैरह मेंटेन है। जब पोटेशियम बाहर जाएगा, पोटेशियम पहले जो अंदर होते, अगर पोटेशियम अंदर होते तो ये इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते। जब ये पोटेशियम बाहर चले गए हैं, सोडियम भी बाहर जा रहा है, पोटेशियम भी लीक होते हुए बाहर जा रहा है, तो इसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। जिस जगह पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा ना, हम कहते हैं कि वहां पर नेगेटिविटी हो गई है। वहां पर क्या हो गई है? नेगेटिविटी, मतलब वहां पर नेगेटिव चार्जेस है। तो ये नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस भी यहां प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्ट में होती है, हमारा न्यूरॉन रेस्ट में होता है, उस टाइम पे ना ये कंडीशन होती है, बाहर पॉजिटिव होते हैं, अंदर क्या होते हैं? नेगेटिव। वहां पर ये 3 चीजें काम कर रही होती हैं। एक, सोडियम पोटेशियम पंप हमारा हर वक्त एक्टिव है,
हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करें ना करें तब ये हर वक्त काम कर रहा है, और इसी की वजह से बाहर पॉजिटिव मेंटेन हो रहा है, अंदर नेगेटिव। और दूसरा लीकी पोटेशियम गेट्स भी काम कर रहे हैं। तो हमारे नर्व इंपल्स नॉर्मली सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट में है तब भी हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि तब भी ये एटीपी इस्तेमाल कर रहा है, बिना एटीपी के नहीं मेंटेन कर रहा है, एटीपी यूज कर रहा है, और इसी की वजह से मेंटेन हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस ना ये पोलराइजेशन कहलाता है। तो पोलराइजेशन के टाइम पर बाहर क्या होता है, पॉजिटिव, अंदर क्या था, नेगेटिव। इन तीन रीजंस की वजह से, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की वजह से, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, और दूसरा लीकी पोटेशियम गेट की वजह से, सही, इस वजह से ये चार्ज मेंटेन होता है। अब नॉर्मली यही काम होता जा रहा था जब तक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं आया। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो होगी, यहां पर क्या होगी, हमने पढ़ा था डीपोलराइजेशन। क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी। जैसे ही हमारी बॉडी में जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा, हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो वहां पर क्या शुरू हो जाएगी, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का मतलब बाहर नेगेटिव हो जाएंगे और अंदर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इनसाइड मोर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आउटसाइड मोर नेगेटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। अब ये क्यों होगा, अच्छा, इसकी वोल्टेज कितना होता है, पहले वोल्टेज प्लस 50 मिली वोल्ट होता है या माइनस प्लस 0.05 वोल्ट होता है, इसे एएमपी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इसका फैक्टर क्या है, क्यों करेगा, जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, यहां देखो, जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा फ्रॉम रिसेप्टर, कहां से आएगा, रिसेप्टर से, कितने वोल्टेज का होता है ये, -55 मिलीवोल्ट। यानी जैसे -55 मिलीवोल्ट आएगा मेम्ब्रेन में, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में क्या शुरू हो जाएगी, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के टाइम पे कौन सा फैक्टर है, क्या हो रही होती है, ये यहां पर इस मेम्ब्रेन में ये इस तरह के गेट्स पाए जाते हैं, इस तरह के चैनल पाए जाते हैं जो कहलाते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स। वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स, सोडियम के मूवमेंट करवाने वाले गेट्स जो वोल्टेज से ओपन होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स, ये ओपन हो जाएंगे ड्यू टू -55 मिलीवोल्ट। इन्हें ओपन करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, -55 मिलीवोल्ट चाहिए। अगर -60 मिले तो ये ओपन होंगे, नहीं होंगे। -65 मिले ये ओपन होंगे, नहीं होंगे। मतलब -55 से कम पर ये ओपन नहीं होते, और जब तक ये ओपन नहीं होते, इनके ओपनिंग की वजह से ही ना अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अच्छा, यहां देखो, तो जो जैसे ही -55 मिलीवोल्ट वोल्टेज मिलेगा, डीपोलराइजेशन होगी, तो वोल्टेज रेगुलेटेड जो सोडियम गेट्स हैं, सोडियम गेट्स वोल्टेज से रेगुलेट होने वाले, ये ओपन हो जाएंगे इस वोल्टेज की वजह से, और सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा, सोडियम अंदर आने लगेगा। सोडियम जो पहले बाहर था, सोडियम अंदर आने लगेगा, और ये खुद ब खुद आएगा, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा होता है, सही है, सोडियम 10 टाइम्स ज्यादा होता है, तो सोडियम खुद ब खुद अंदर आने लगेगा। बस ये चैनल ओपन हुए, जैसे ये चैनल ओपन हुए, सोडियम बाहर से अंदर आने लगेगा, और सोडियम जो अंदर आएगा, अंदर की तरफ क्या बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये टीएस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इसे मिला है, तब ये ओपन हुआ है। अगर इसे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, ये ओपन नहीं होता। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी -60 या -65 मिलीवोल्ट मिलता, उस पर ये ओपन नहीं होता। अब सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से होगा क्या, अंदर की जगह क्या बनने लग जाएगी, और बाहर वाली जगह कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब बाहर से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे, इसलिए। अब ये ना ओपन रहते हैं, वोल्टेज और सोडियम के ओपन रहेंगे, जिसकी वजह से अंदर सोडियम आता रहेगा, सोडियम अंदर आता रहेगा, अंदर की तरफ प्लस चार्ज बढ़ता रहेगा। पहले यहां पर वैल्यू कितनी थी, -70 थी, कितनी थी, -70 से -60 होगा, -65, -40 होगा, माइनस वैल्यू ऊपर आ रही है, -30, -20, जितना सोडियम अंदर आता रहेगा उतनी वैल्यू ना ऊपर बढ़ती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि बाहर और अंदर नेगेटिव चार्ज और माइनस चार्ज बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, फिर भी मजीद सोडियम अभी अंदर आ रहा है, सोडियम और अंदर आ रहा है, +20, +30, +50 तक ऐसा होगा। कब तक होगा, +50 तक सोडियम अंदर आता रहेगा। तो सोडियम चैनल जो हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स जो हैं या सोडियम चैनल जो हैं, ये हमारे पास इतने वोल्टेज पे ओपन होते हैं, इतने वोल्टेज तक ये ओपन रहते हैं। ये वोल्टेज कहलाता है जो +50 मिलीवोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज पहुंचेगा, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम एएमपी। ये एएमपी का नर्व इंपल्स का मैक्सिमम वोल्टेज है, जो कितना है, +50 मिली, इसी को हम नर्व इंपल्स कहते हैं। यानी जब +50 मिलीवोल्ट पहुंचेगा, समझो यहां पर नर्व इंपल्स जनरेट हो गया है, ये मैक्सिमम एएमपी कहलाता है। इस टाइम पर वोल्टेज रेगुलेटेड जो सोडियम गेट्स है ना, क्लोज हो जाएंगे, यानी इससे ज्यादा कभी चार्ज नहीं होगा। +60 कभी नहीं होता, +65 वोल्टेज नहीं होता, +60-65 नहीं होता प्लस में, क्योंकि +50 होते ही ये जो वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज। उनके क्लोज होने के मजीद सोडियम अंदर नहीं आता और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ता। तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, लेकिन इतना बढ़ेगा कि बस अंदर और बाहर की वैल्यू मिला के तकरीबन +50 हो जाए, +50 से ज्यादा ना हो। उससे ज्यादा होते ही एकदम बंद हो जाता है, +50 ये क्लोज है, ये क्लोज जाएंगे, मजीद सोडियम अंदर नहीं आएगा। तो ये कहलाती है डीपोलराइजेशन। तो जब डीपोलराइजेशन होती है, वो जो बॉक्स बना था, वो बॉक्स इस पूरे प्रोसेस की वजह से बना था। बॉक्स किस वजह से बना था, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया था,
मतलब -55 मिलीवॉट वोल्टेज आया था, जिसकी वजह से सोडियम चैनल ओपन हुए, वोल्टेज रेगुलेटेड, सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, जैसे सोडियम का इनफ्लक्स हुआ अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा और एट द एंड +50 मिलीवॉट चार्ज बन जाएगा। जब बाहर और अंदर का कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस इस +50 मिलीवॉट को हम क्या कहते हैं, एएमपी। तो यहाँ पर एएमपी जनरेट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जहां पर डीपोलराइजेशन हो रही है मतलब वहां पर एएमपी जनरेट हो गया, नल इंपल्स जनरेट हो गया। सही है। ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को क्यों इग्नोर किया जा रहा था, क्योंकि सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ये ओपन नहीं होते। जब ये ओपन ही नहीं होंगे तो बाहर पॉजिटिव ही रहेगा और अंदर नेगेटिव ही रहेगा। ये बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव क्यों है, सोडियम के अंदर आने की वजह से। सोडियम अंदर क्यों आया है, क्योंकि ये ओपन हुए हैं वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स। अगर ये वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स ओपन ना हो, क्लोज ही रहे, तो स्टेट यही रहेगी, बाहर पॉजिटिव ही रहेगा और अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मतलब न्यूरॉन ने इग्नोर कर दिया -60 -65 वोल्टेज को न्यूरॉन क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। उसकी वजह से नल इंपल्स जनरेट नहीं होता। सही है। उसे हम कहते हैं वो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से ऐसा होता है। तो पोलराइजेशन के टाइम पे ये सारा प्रोसेस हुआ है, डीपोलराइजेशन में ये हुआ। सही है। समझ आया इतना? देखो एक बार, इसको एक बार देख लो। पोलराइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, सही, ये रहा पोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है हमारे न्यूरॉन में, और इसके साथ साथ वो काम कर रहा है लीकी पोटेशियम गेट्स काम कर रहे हैं। दोनों का काम एक ही है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन कर रहे हैं, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज को, मतलब अंदर की तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं। दूसरा, जब हमारे पास वो आया था एएमपी जनरेट हुआ था, एएमपी के टाइम पर ये सोडियम गेट्स ओपन हुए हैं वोल्टेज रेगुलेटेड। अच्छा, अब इसके बाद हमने पढ़ा था जैसे ही हमारे पास ये रहा। सही। अब ये दो स्टेट हमने पढ़ी है। पहले ये वाली स्टेट पढ़ी, ये क्यों हो रही थी, पोलराइज स्टेट क्यों हुई थी, और फिर डीपोलराइज स्टेट। अब इसके बाद कौन सी स्टेट है, ये हमें रीपोलराइजेशन करवानी है, पोल्स को दोबारा से इस स्टेट को दोबारा से इसी में लेके जाना है। लेकिन ये स्टेट दोबारा इसमें डायरेक्ट नहीं जाती। पहले यहां पर क्या होती है, हाइपरपोलराइजेशन। सही। अब हाइपरपोलराइजेशन किस तरह से होगी वो देखेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से पोलराइजेशन फिर से हो जाएगी। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है, सही, ये रीपोलराइजेशन। हमें क्या करनी है, रीपोलराइजेशन करवानी है। रीपोलराइजेशन करवाने के लिए सही, इस तरह की करंट हमें दोबारा से लेकर आना है। सही। रीपोलराइजेशन हम चाहते हैं कि न्यूरॉन दोबारा से इस तरह हो जाए, बाहर पॉजिटिव हो जाए, अंदर क्या हो जाए, नेगेटिव। अब जैसे ही मैक्सिमम एएमपी आएगा +50 मिलीवोल्ट होगा, तो सोडियम गेट्स क्या हो जाते हैं, क्लोज। सोडियम गेट अभी हम पीछे भी लिखा, सोडियम गेट्स क्या हो जाते हैं, क्लोज। मतलब +50 से ऊपर वैल्यू कभी भी नहीं जाएगी, +52 +53 +55 कभी नहीं जाएगी। +50 भी आगे ये सोडियम गेट्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब यहां पर जब रीपोलराइजेशन का पहले यहां पर क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन होगी। होगा क्या, ये +50 मिलीवोल्ट पे ना दो काम होते हैं। +50 मिलीवोल्ट जैसे ही हुआ दो काम होंगे, एक तो ये सोडियम गेट क्लोज हो गए, दूसरा इसी मेम्ब्रेन में आगे मौजूद थे ये होते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट्स। वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट्स जैसे ही +50 मिलीवोल्ट हुआ, +50 मिलीवोल्ट होते ही ये वोल्टेज से रेगुलेट होने वाले जो पोटेशियम गेट्स हैं ये हो जाएंगे ओपन। यानी +50 मिलीवोल्ट पे क्या हुआ, वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट्स क्या हो गए, ओपन हो गए। इनका काम है अंदर से पोटेशियम को बाहर लेके जाना, मतलब अंदर से पॉजिटिव चार्ज को बाहर लेकर आना। सोडियम गेट्स का क्या काम था, वीआर वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स का सोडियम को अंदर लेकर आना, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा था। इनका काम है सोडियम को पोटेशियम को बाहर लेके जाना, जिससे फिर से बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो ये क्या करेंगे, +50 मिलीवोल्ट होते ही, जैसे +50 मिलीवोल्ट होगा, ये वोल्टेज रेगुलेटेड जो पोटेशियम गेट्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। सही है। वो वाले क्लोज हो गए और ये ओपन हो जाएंगे। ये ओपन होते ही पोटेशियम का इफ्लक्स करवाएंगे, पोटेशियम का इफ्लक्स यानी पोटेशियम को बाहर मूव कराएंगे। जैसे पोटेशियम बाहर मूव करेगा तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, बाहर के पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, मतलब वोल्टेज जो है माइनस में जाने लगेगा, क्योंकि अंदर की तरफ क्या हो गया, माइनस बन गया, फिर से नेगेटिव चार्ज हो गया। अब वैल्यू ना इस तरह से होगी, +50 थी ना, जब पोटेशियम बाहर जाने लगेंगे तो वैल्यू पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, अंदर नेगेटिव हो रहा है। तो +50 से +40 +30 +20 0, फिर -10 -20, इस तरह वैल्यू कम होती रहेगी। जैसे ही वैल्यू -70 तक पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी, -70 तक। इस टाइम पर वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट्स ना क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, ये ना क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ यहीं तक लेकर आना था चार्ज, -70 तक लेकर आना था, इतना लेकर आना था कि अंदर -70 इतने पोटेशियम बाहर जाने थे कि अंदर -70 बन जाए। तो -70 होते ही ये क्लोज होने लग जाते हैं, ये क्लोज होने लग जाते हैं ताकि ज्यादा पोटेशियम बाहर ना चले जाए। लेकिन ये स्टार्ट हुए क्लोज होना, इन्हें क्लोज होने में टाइम लग जाता है। ये रहा
क्लोज अ लिटिल बिट लेट, सही, क्लोज अ लिटिल लेट, ये इनको क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा पोटेशियम बाहर चले जाएंगे, ज्यादा पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा। मतलब पोटेशियम इतने जाने थे कि पोटेशियम जाते जा रहे हैं और चार्ज नीचे आता जा रहा है, -70 हुआ, बस इस पे ये चार्ज जाना रुक जाता था, लेकिन कुछ चार्जेस फिर भी चले गए, पोटेशियम कुछ फिर भी बाहर चले गए, तो चार्ज -70 की बजाय और नीचे चला गया। -70 की बजाय इनसाइड जो है वेरी नेगेटिव, यानी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, आउटसाइड बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, आउटसाइड बहुत ज्यादा पॉजिटिव चले गए, अंदर बहुत कमी हो गई, और ये वोल्टेज कितना हो गया, -90 वोल्टेज पे चला गया। मतलब ये स्टेट क्या बन गई, हाइपर रिलैक्स्ड स्टेट या फिर हाइपर पोलराइज्ड स्टेट बन गई, और ये प्रोसेस हो गया हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन के प्रोसेस में ये स्टेट हो जाती है, बाहर पॉजिटिव ज्यादा 3 है और अंदर की तरफ नेगेटिव ज्यादा हुए। तो हाइपर पोलराइजेशन हुई क्या है, जब रीपोलराइजेशन करवाई जा रही थी, जब रीपोलराइजेशन करवाई जा रही होती है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटेड जो पोटेशियम गेट से ये ओपन होते हैं, इनके ओपनिंग की वजह से पोटेशियम बाहर मूव करता है। इन्हें क्लोज जब होना होता है -70 पे, इन्हें क्लोज होने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाता है, ज्यादा पोटेशियम बाहर चल जाते हैं, और बाहर पॉजिटिव की बजाय बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चल जाते हैं, बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए और अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई। मतलब वोल्टेज -70 की बजाय -90 मिलीवोल्ट पे चला गया, यानी हाइपर रिलैक्स्ड स्टेट आ गई, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट आ गई। ये कहलाता है हाइपर पोलराइजेशन, सही। इसके बाद फिर से दोबारा यहां पर क्या होगी, पोलराइजेशन। अब ये -70 -90 हो गया है, अब यहां पर फिर से क्या होगी, पोलराइजेशन होगी नेक्स्ट दोबारा से। अब ये -70 को फिर से किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, -90 को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, फिर से -70। ये काम करेगा सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम हम क्या करेंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स कराएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज को अंदर लेकर आएंगे, सही, पॉजिटिव चार्ज को अंदर लेकर आएंगे, अंदर मूवमेंट कराएंगे पोटेशियम को, सही, पोटेशियम को अंदर लेकर आएंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज को, इनका काम है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करेंगे, और जितना पॉजिटिव ज्यादा बाहर चला गया है, कि बाहर ज्यादा चार्ज हो गया, अंदर -90 हो गया, इसे इसमें लाने के लिए अंदर की तरफ पॉजिटिव का इन्फ्लक्स करवाना है, तो ये अंदर की तरफ पॉजिटिव का इन्फ्लक्स करवाएंगे। जितना इन्हें टाइम लगेगा ये काम करने में, इसको यहां तक लेके आने में, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, सही। इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में जब ये जो चार्जेस था, जो -90 था, -70 को दोबारा -70 पर लेकर आ रहे हैं, ये 2 मिली सेकंड होता है। इस टाइम पर नया नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगा, सही, क्योंकि मेम्ब्रेन अभी रेस्टिंग में है, हाइपर रिलैक्स स्टेट में। ये हाइपर रिलैक्स इसीलिए बनाई गई है। यहां देखो, ये जो नर्व इंपल्स यहां से अगले पार्ट में गया, अगले से अगले पार्ट में गया, यूं जा रहा है, वापसी भी तो आ सकता है, वापस इसीलिए नहीं आ रहा। नर्व इंपल्स जब आगे वाले पार्ट में जाता है ना, आगे वाले न्यूरॉन का -70 होना जरूरी है, आगे वाले पार्ट का, और इससे जब अगले पार्ट में अगले का भी -70 होना जरूरी है। जब यहां से सिग्नल आगे गया, चला गया, यहां से वापसी पीछे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पीछे वाले से -70 नहीं है, -90 है। कितना हो गया, -90। -90 वाली जगह पे सिग्नल जनरेट नहीं होता। अभी हमने वो पढ़ा था ना, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यही करता है ना, -90 ले जाता है वोल्टेज, जो क्लोराइड का इन्फ्लक्स करवा देता है, -90 कर देता है, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट होना ही रुक जाता है। तो नर्व इंपल्स हाइपर रिलैक्स स्टेट में ना जनरेट नहीं होता, हाइपर रिलैक्स स्टेट में नर्व इंपल्स जनरेट नहीं हो पा रहा होता, सही। अब यहां देखो, इन्हीं सारे प्रोसेस को ना यहाँ पर मैं टेबल में लिखा हुआ है, देखो ये एक ग्राफ में, ये हमारे पास जो ग्राफ है उसको इस तरह से पूरा आ जाए, सही। इस ग्राफ में हमारे पास ये टाइम पीरियड, ये इस तरफ टाइम पीरियड लिया है, टाइम ड्यूरेशन मिली सेकंड में, सही। ये 1 मिली सेकंड है, 2 मिली सेकंड, 3 4 5 6 7 मिली सेकंड है, ये मिली सेकंड में टाइम है। इस तरफ वोल्टेज है, सही है, वोल्टेज ये -90 है, -70 है, -55 है, 0 है, +50 है। सबसे पहले हमारे पास देखो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब शुरू में यहां पर कुछ 2 मिली सेकंड तक, कितने मिली सेकंड तक, 2 मिली सेकंड तक हमने किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया। तो यहां पर क्या प्रोसेस हो रहा है, पहला प्रोसेस जो क्या है, पोलराइजेशन। जब पोलराइजेशन हो रही थी, सही, उस टाइम पर कितना वोल्टेज था, -70, तो -70 मिलीवोल्ट चल रहा है। जैसे ही ये ब्लू वाली लाइन जो ऊपर तक गई, ये ब्लू वाली लाइन हमें मिली, ये ब्लू वाली लाइन है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये क्या है, थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना वोल्टेज का है, -55। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना है, -55। -65 इधर होगा, इनके दरमियान में होगा, -65 -60 यहां पर होगा इनके दरमियान में। तो इसीलिए जो दरमियान वाला अगर वोल्टेज इसे मिलता है, सही, अगर ये वाला वोल्टेज मिला, देखो ये वाला वोल्टेज मिला ना, जो +-55 का था, जैसे ये मिला, इसकी वजह से ना एकदम प्लस में चला गया चार्ज, +50 मिलीवोल्ट तक चला गया।
यहां पर हो गई वो डीपोलराइजेशन। पहले हो रही थी पोलराइजेशन, जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला उसकी वजह से ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का करंट है प्लस 50 मिलीवोल्ट है, इसकी वजह से चार्ज एकदम बढ़ गया, प्लस वोल्टेज प्लस में चला गया बहुत ज्यादा, प्लस 50 मिलीवोल्ट हो गया, यहां पर क्या हो गई डीपोलर। लेकिन अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू होती इधर -60 -65 होती, तो उसकी वैल्यू यहां है दरमियान में, तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से नल पर जनरेट नहीं होता बल्कि इग्नोर कर दिया जाता है उसे, यानी यहां पर फिर से वही पोलराइजेशन ही होती रहती। तो नल इस स्टिमुलस को सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को इग्नोर किया जाता है, इसकी वजह से नल पर जनरेट नहीं होता। तो पहले पोलराइजेशन हो रही थी, फिर ये क्या हुई डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन मैक्सिमम एएमपी पहुंचा यानी प्लस 50 मिलीवोल्ट, तो यहां से फिर से यहां पर क्योंकि सोडियम चैनल इस टाइम पर सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है इस टाइम पर, और दूसरा लीकी पोटेशियम गेट्स काम कर रहे हैं पोलराइजेशन के टाइम पर। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला और ये हुआ डीपोलराइजेशन, इस टाइम पर कौन काम कर रहा है वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स की वजह से पॉजिटिव अंदर आ रहा है, और पॉजिटिव इतना ज्यादा अंदर आ गया कि प्लस 50 मिलीवोल्ट पे चला गया। जैसे प्लस 50 मिलीवोल्ट हुआ मैक्सिमम एएमपी आया, यहां पर पॉजिटिव का अंदर आना हो गया बंद, पोटेशियम सोडियम का अंदर आना हो गया बंद, और इस वोल्टेज पे वो जो वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट्स थे वो ओपन हो गए, और पॉजिटिव अब बाहर जा रहा है। पॉजिटिव बाहर जाएगा तो वोल्टेज क्या होगा कम होगा, माइनस में आएगा, तो वोल्टेज कम होते 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 यहां तक आया। जैसे वोल्टेज यहां तक आया -670 तक आया, इस टाइम पर वोल्टेज रेगुलेटेड जो पोटेशियम गेट्स है उन्हें क्लोज होना उन्होंने शुरू किया। तो जब उन्होंने क्लोज होना शुरू किया तो यहां पर क्लोज होते उन्हें टाइम लगा, यहां तक चला गया वोल्टेज यहां तक लाना था -70 तक लाना था, लेकिन वोल्टेज नीचे चला गया, किस पे चला गया -90 पे चला गया, और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड। क्या हो गई हाइपर। जब हम ये कर रहे थे चार्ज को दोबारा नीचे लेकर आए थे, चार्ज को दोबारा -70 तक लेकर आए थे, यानी यहां पर ये हो रहा था रीपोलराइजेशन। क्या हो रही थी रीपोलराइजेशन हो रही थी। जो रीपोलराइजेशन के टाइम पर एक स्टेट आई जो क्या कहलाती है हाइपर पोलराइज्ड स्टेट, एक प्रोसेस हुआ जो क्या कहलाता है हाइपर पोलराइजेशन। फिर दोबारा से यहां पर चार्ज दोबारा से ऊपर आया और मेंटेन हो गया, फिर से यहां पर क्या शुरू हो गई ये वाला पोलराइजेशन, क्या शुरू हो गई पोलराइजेशन, और चार्ज फिर से मेंटेन हो गया। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, ये तकरीबन 2 से नर्व इंपल्स स्टार्ट हुआ है और 6 पे तकरीबन एंड हो गया है। सही 4 मिली सेकंड लगते हैं एक नर्व इंपल्स को कंडक्ट होने में। कितना टाइम लगता है 4 मिली सेकंड पर इंपल्स की वेलोसिटी से एक नर्व इंपल्स 4 मिली सेकंड में ट्रेवल करता है। एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, एक सेकंड में 1000, एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं 1000 मिली सेकंड होते हैं। सही एक सेकंड, तो एक सेकंड में कितने नर्व इंपल्स जनरेट होंगे, तो 250 नर्व इंपल्स जनरेट हो सकते हैं एक सेकंड में। सिर्फ एक सेकंड में नर्व इंपल्स जो जनरेट होने हैं वो 250 नर्व इंपल्स जनरेट हो जाते हैं पर सेकंड, एक सेकंड में। सही, क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही होती है। अल्लाह अकबर। ये पूरा ग्राफ याद रखना। सही है, यहां देखो इस टाइम पर कौन काम कर रहे हैं, ये पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन के टाइम पर कौन काम कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा लीकी पोटेशियम गेट्स। सही, इनकी वजह से ही हो रहा है। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला तो यहां पर दूसरा प्रोसेस हुआ जो क्या है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के टाइम पे कौन काम कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स। ये वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स ने इस ब्लू वाली लाइन पे काम किया है, इतने पे काम किया है, इस पर काम नहीं किया क्योंकि इस पे ये ओपन नहीं होते। सही, इसीलिए इस जैसे ये मिला थ्रेशोल्ड मिला तो पॉजिटिव चार्ज अंदर लग गया, एकदम प्लस चार्ज अंदर आने की वजह से पॉजिटिव +50 तक चला गया। अच्छा, फिर जब +50 हुआ फिर ये तो बंद हो गया, सोडियम पंप, तो सोडियम गेट्स जो थे वोल्टेज रेगुलेटर वो तो बंद हो गए। यहां पर क्या होते हैं, दो काम होते हैं, एक तो ये बंद और दूसरा कौन से ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम। सही, वोल्टेज पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। जो पोटेशियम गेट ओपन होंगे वो पोटेशियम को कहां मूव कराएंगे, पोटेशियम को आउटसाइड बाहर लेके जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज अब बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिव बढ़ेगा तो वोल्टेज नीचे आने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नीचे आने वाले प्रोसेस को रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन के टाइम पे कौन काम कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट्स। लेकिन इन्हें बस यहां तक काम करना था, लेकिन इन्हें क्लोज होने में टाइम लगा और इनकी एक्टिविटी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से चार्ज -70 की बजाय कहां चला गया, -90 पे चला गया। मतलब यहां पर रीपोलराइजेशन जब कर रहे होते हैं तो उसमें एक पहला स्टेप आता है हाइपर पोलराइजेशन। पहले क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन, फिर दोबारा से रीपोलराइजेशन होगी, फिर से दोबारा से मतलब पोलराइजेशन होगी, दोबारा से न्यूरॉन का वो ना वोल्टेज दोबारा होगा, और ये होगा सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। सही, ये पूरा नर्व इंपल्स कहलाता है। नर्व इंपल्स की वेलोसिटी जो है ना, ये स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, ये डिपेंड करती है, ये हमारे पास वो है स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स है। जो स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स है वो उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा एक्सॉन की थिकनेस होगी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही, नर्व इंपल्स की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन जितना ज्यादा थिक होगा उतनी ज्यादा नर्व इंपल्स ट्रेवल कर, क्योंकि थिकनेस जितनी ज्यादा होती है ना
इन्वर्सिव पोर्शन होता है रेजिस्टेंस के, उतनी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम। सही है, एक वायर मोटी वायर है, उसकी थिकनेस ज्यादा है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। रेजिस्टेंस कम होगी तो फ्लो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से फ्लो करेंगे, बिजली जल्दी से ट्रैवल करेगी। इसी तरह रेजिस्टेंस ज्यादा होने, थिकनेस ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो वो ये थिकनेस ज्यादा होने से वो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसीलिए हमने पढ़ा था सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स फास्टर ट्रैवल करता है, तेजी से ट्रैवल करता है, और उसमें मोटर इंटर न्यूरॉन में सिग्नल थोड़ा स्लो ट्रैवल करता है। सही है, ये 3 पिक्चर्स पे है हमारे पास नर्व इम्पल्स। सही, यहां से नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन है, ये जनरल पूरा लिखा हुआ है कि ये सारे प्रोसेस होते क्या क्या है, इन सब के नाम लिखे हुए हैं सारे स्टेप्स के। यहाँ पर ये भी थ्रेशोल्ड और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का क्वांटिटी लिखा हुआ है। इसके बाद ये पोलराइजेशन को पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। डीपोलराइजेशन क्या हो रहा है वो लिखा हुआ है। रीपोलराइजेशन में ये पहला ए होगा हाइपरपोलराइजेशन, फिर बी होगा पोलराइजेशन, और ये पूरा ग्राफ। सही है, यहाँ पर ये नर्व बस एंड हो गया। आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का। क्लियर, समझ आ गया? अच्छा, सही, ये टॉपिक थे हमारे पास इस चैप्टर के। चलो जाओ, घर पे करेंगे। क्यों घर पे करोगे, यहाँ क्या करेंगे फिर? नहीं नहीं, ऑफ नहीं कर रहे, रुक जाओ। देखो, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट और नर्वस सिस्टम बताओ। 10 क्वेश्चन सही बता दोगे फिर ऑफ दे देंगे। 10 क्वेश्चन सही, सही है, 10 क्वेश्चन सीक्वेंस से सही बताओगे तो। चलो, 10 स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट और नर्वस सिस्टम बताओ। दोनों होते हैं, बीच बीच में से जाएंगे ना, शुरू के तो आसान है सारे। ये बताओ, चलो आसान है। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर? बायपोलर नहीं आएगा। बायपोलर कौन से होते हैं? जिनके पास यूनिपोलर पढ़ा था, बायपोलर मल्टीपोलर पढ़ा था। मोटर न्यूरॉन होते हैं। सही, मोटर न्यूरॉन सही है। वो होते हैं जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है ना, कहाँ गया सेंसरी न्यूरॉन, इनकी वो होते हैं ना, ये यूनिपोलर भी होते हैं, सूडो यूनिपोलर, एक पोल निकलता है आगे 2 में डिवाइड हो जाता है। सही है, कुछ ऐसे होते हैं जो बायपोलर होते हैं, सेंटर में सोमा होता है और इस तरफ 2 तरफ से पोल निकलते हैं, वो होता है बायपोलर। जो हमारी आई से, नोज से सिग्नल लेके जाता है, कान से भी सिग्नल लेके जाता है, वो होते हैं बायपोलर। बाकी ज्यादा मल्टीपोलर। 2 हो गए। ये तो आसान है क्या हो? अरे ये देख लिया तुम लोगों ने, देख लेते हो। ये बताओ, चलो हाँ, ये आप लोगों को पता हो शायद। विच प्रोड्यूसेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? सीएसएफ कौन प्रोड्यूस करता है? सीएसएफ कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये मैंने लिखवाया होगा आप लोगों को, लिखवाया है, पक्का लिखवाया है, देख लेना। अभी नहीं देखो। सीएसएफ बताओ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर किसे, कौन है जो सीएसएफ प्रोड्यूस करता है? नहीं, सही है, निकालो अब, लेक्चर निकालो, किसी पास है? उसमें लिखा हुआ है 3 स्ट्रक्चर है ना, 3 चीजें हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। देखो, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में होगा। ये आप लोग बुक में है नहीं वैसे, एक्सटर्नल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, कोरोइड प्लेक्सस प्रोड्यूस करती है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। चलो, तीसरे एमसीक्यू पे यार गए। बटरफ्लाई एरिया इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का बटरफ्लाई एरिया क्या होता है? बटरफ्लाई एरिया इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का अंदर वाला हिस्सा जो होता है, अंदर वाला हिस्सा बटरफ्लाई शेप होता है ना, वो कैसा होता है? ग्रे या व्हाइट? ग्रे होता है, पक्का ग्रे मैटर होता है, ग्रे होता है, ब्रेन का उल्टा होता है। सही, पिछले साल क्वेश्चन आया था। विच न्यूरॉन इज फर्स्ट इन रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क में पहला न्यूरॉन कौन सा होगा? सेंसरी होगा। खुद ही बंद हो गया। ये देख लो, पैफिनी एंडिंग्स, ये इससे यहां से देख के लिख लेना। सही, उसमें हमने 4 नहीं लिखा हो। प्रोफिनिंग एंडिंग्स वगैरह जो होती हैं सेंसिटिव होती हैं डीप प्रेशर और टच के लिए, स्ट्रेच के लिए। सही, डीप प्रेशर और स्ट्रेच को डिटेक्ट करती है। ये वही है, रिसेप्टर्स हैं जो मैकेनो रिसेप्टर्स है ना, मैकेनो से हमने पैसिनियर काप्सल लिखा था, इसी तरह ये प्रोफिनिंग एंडिंग्स भी होती हैं। ये रहा पैसिनियर काप्सल्स का, ये रहा डीप प्रेशर और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती हैं, हमने लिखा है।
रिसेप्टर वाले टॉपिक में है। विच डिटेक्ट चेंज इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, बताओ। ये तो आसान है, उसमें सीधा सीधा बता दोगे। साउंड वाइब्रेशन कौन डिटेक्ट करता है? Which taste is detected by gustatory cells? कौन सा टेस्ट डिटेक्ट करता है? आसान है, गलत हो गया। ये बताओ कहाँ हो गए? तीसरे पे तो गलत हो गया था, शुरू से गिने दोबारा। 4 होंगे 5। Which restores resting memory? कौन रिस्टोर करता है आरएमपी को? 5 सही हो गए। 6 कहाँ हो गए? बीच में तुम लोगों ने वो भी तो किया है। Which ion channel open first? पहले कौन सा आयन चैनल ओपन होता है, बताओ आप। एक बताओ ना। सोडियम, बी, सबका बी है, सही है। पीक एक्शन पोटेंशियल सही है, -+50, वो पीक है, मतलब मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड मींस, रिफ्रैक्टिव पीरियड किसे कहते हैं? वही मतलब रिफ्रैक्टिव पीरियड एब्सोल्यूट भी है। बताओ। थ्रेशोल्ड इज लो, another AP can fire, potassium gates open, D गलत, शुगर, नो AMP पॉसिबल। रिफ्रैक्टरी पीरियड में, सही, रिफ्रैक्टरी पीरियड के टाइम पे AMP जनरेट नहीं होता। अनदर AMP कहाँ गया? नो AMP, AMP एक्शन पोटेंशियल, AMP वही AMP को एक्शन पोटेंशियल भी तो AP से देख सकते हैं ना। सोडियम गेट ओपन तो रीपोलराइजेशन में, रीपोलराइजेशन। 6 सही क्या है? थोड़ा दोबारा से करो। विच एंड मूवमेंट स्टार्ट AMP, किसकी वजह से AMP स्टार्ट होता है? एक्शन एंड पोटेंशियल किसकी वजह से शुरू होता है? नर्व इंपल्स जनरेट किसके इन आउट होने की वजह से? A B क्या बोल रहे हो? सोडियम के इन होने की वजह से, सोडियम के इन होने की वजह से होता है, सही है। Which ion channel closes last? अब बताओ। नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन थोड़ी दिखाऊंगा है? ये क्या हो गया? इसमें तो आ रहा है। Which ion channel closes last? सबसे और के ऑप्शन तो सुन लो सारे। हाँ, पोटेशियम सही है। 3 सही हुए हैं, 3 सही हुए। दोबारा भी मिस्टेक की थी ना, शुरू से दोबारा काउंट किए। अच्छा चलो यार, आप लोग आ जाएगा। ये सुनो, वेयर डज द एक्शन पोटेंशियल टिपिकली स्टार्ट? कहां से स्टार्ट होता है? AMP एक्सॉन हिलोक से स्टार्ट होता है। वो जो एक्सॉन का नेक वाला पार्ट है ना, जहां से मतलब जो हमने बनाया था, वो एक्सॉन का हिलोक है, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट एक्सॉन हिलोक कहलाता है, वहां से सिग्नल स्टार्ट होता है। ब्रेन वाला टॉपिक कहाँ है? ब्रेन वाला टॉपिक पीछे हुआ। ब्रेन नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? ब्रेन तो पढ़ा हुआ। कौन सा पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता रिफ्लेक्स आर्ट में, बताओ। थैलेमस हाँ, सेंस ब्रेन में नहीं जाता। कौन सा रिफ्लेक्स आईज को प्रोटेक्ट करता है? ब्लिंकिंग प्रोटेक्ट करता है, सही। कोई वो जब करीब आता है ब्लिंक करती है आईज। बताओ। डोर्सल रूट कंटेन, आप ये बताओ। डोर्सल रूट बोलते हैं बैक साइड वाली रूट को स्पाइनल कॉर्ड में, सही। अब स्पाइनल कॉर्ड टॉपिक में है नहीं ना, पिछले साल था, पहले होता था, इसलिए। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में पीछे से जो आती है ना ट्यूब्स, और कुछ आगे से ट्यूब निकलती हैं, वो पीछे से आने वाली डोर्सल रूट कहलाती है, और जो आगे की तरफ होती है वो डोर्सल होती है, वो वेंट्रल होती है। तो ये बोले कि डोर्सल रूट में क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। एक बोलो, तुम मिक्स कर रहे हो। मोटर सेंसरी होते हैं, पीछे से सिग्नल आता है फिर आगे में सिग्नल जाता है। चलो ये आप लोग उसमें नहीं था, कोर्स में नहीं है। ये बता दो, ये भी बता। क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी, सेल बॉडी का क्लस्टर क्या कहलाता है? गैंग्लिया कहलाता है, सही है। चलो कोई नहीं हुए, 4-5 हुए हैं। बीच में मिस्टेक तो की थी। विच इज ट्रू फॉर इंटरन्यूरॉन? इंटरन्यूरॉन के लिए ट्रू क्या है?
फाउंड इन सीएनएस। सारे न्यूरॉन्स क्यों आ रहे हैं, ब्रेन वाला कहाँ है? बच्चा पढ़ लो। लिम्बिक सिस्टम इज रिलेटेड टू, लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन बताओ। अमिगडाला इमोशन को कंट्रोल करता है, हिप्पोकैम्पस मेमोरी को कंट्रोल करता है, तो दोनों मिला के लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। एक्सप्लेन सोल्टेटरी कंडक्शन। नहीं आ रहा? अच्छा, विच आइन नहीं, विच एक्सप्लेन सोल्टेटरी कंडक्शन। हाँ, सी, नोट टू नोट जंप करता है। लोग इतनी जल्दी थक जाते हो। 7 घंटे होने वाले क्लास के आज रमजान में, अभी 7 घंटे हो जाएंगे 6 बजे। 3 घंटे, 1.5 घंटा, बल्कि नहीं 3 साढ़े 7 घंटे हो जाएंगे। 7.5 घंटे, 1.5 घंटे की 2 क्लास हो गई हैं, और ये 1.5 घंटे की 2 3 घंटे, और 3 घंटे की वो 6 घंटे। 6 घंटे में पढ़ा के आता, और अभी 7 और 7.5। बताओ, लीग चैनल कंट्रीब्यूट टू। हाँ, लीग चैनल्स सारे नर्व इम्पल्स से ही आते हैं ज्यादातर। माइलिन शीथ फॉर्म बाय श्वान सेल प्रोड्यूस करते हैं, और सही दोनों प्रोड्यूस करते हैं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करवाता है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज अबाउट, डीपोलराइजेशन कब होती है? सोडियम एंटर्स द सेल, सही है। इन्फ्लक्स होता है। विच स्ट्रक्चर ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फास्ट, सही है। विच प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इंजरी है, बॉडी फ्रॉम इंजरी, अच्छा सही है, सही है। बॉडी, हाँ, हमारी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है इंजरी से? कौन प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन का कॉर्टेक्स या फिर रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन होते ही इसलिए कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये फैक्टर क्या नहीं है इनमें से? स्वेट ग्लैंड क्यों फैक्टर नहीं है? इफेक्टर, इफेक्टर, इफेक्टर जो एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है, एक्टिविटी परफॉर्म करता है। मसल भी परफॉर्म करते हैं, ग्लैंड भी करते हैं, स्वेट ग्लैंड भी करते हैं, नर्व सेल नहीं करता, वो तो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। इफेक्टर नहीं है, ये कंट्रोल सेंटर है। रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। रिफ्लेक्शन क्या है? वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल डायरेक्टली क्या चीज होती है? क्या नहीं, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बाहर की तरफ क्या होगा इनमें से? पिया मैटर है, एरिकनॉइड मैटर है, डियोरा मैटर है, कॉर्पस कैल्सियम है। पिया मैटर होगी जो सबसे अंदर वाली लेयर है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेम होती हैं, वही लेयर्स होती हैं। हेयरिंग के लिए कौन सा जगह होती है बताओ? सुनने के लिए टेम्पोरल। मास्टर ग्लैंड कंट्रोलर कौन कहलाता है? हार्ट बीट और ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। रिले सेंटर कौन है सेंसरी पल्सेस का? रिले सेंटर कौन है? नहीं, रिले सेंटर थैलेमस है। रिले सेंटर सही, थैलेमस है। मिड ब्रेन और थैलेमस है, सही। मिड ब्रेन और थैलेमस 2 पार्ट हैं जो रिले सेंटर के तौर पे काम करते हैं। थैलेमस, थैलेमस में हमने लिखा ये था कि रिले सेंटर है, और वो राइट साइड से लेफ्ट बॉडी में पहुंचाता है, लेफ्ट से राइट बॉडी में पहुंचाता है। माइलिन इज रिच इन, माइलिन किससे मिलकर बनी है? माइलिन शीथ किससे मिलकर बनी होगी? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, लिपिड है, क्या है? हमने लिखा होगा, हाँ, फैटी एसिड की होती है, फैटी लेयर होती है, लिपिड्स होती है।
Cluster of neuron cell body which has single short process. यूनिपोलर में एक प्रोसेस है, प्रोसेस बोलते हैं सोमा से निकलने वाले स्ट्रक्चर को। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टिपिकल न्यूरॉन, न्यूरॉन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? एक्सॉन टर्मिनल। क्या होता है? सोमा, डेंड्राइट या नोड ऑफ लैंगवेज। सोमा लार्जेस्ट पार्ट है, सही। लार्जेस्ट मतलब थिकनेस वगैरह उससे बात कर रहे हैं। कौन सी कंडक्शन फास्ट है? ग्लायल सेल के बारे में क्या टू है बताओ? ग्लायल सेल्स कौन से होते हैं बताओ? वही जो ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल दोनों को मिला के हम कहते हैं ग्लायल सेल्स। अच्छा, ग्लायल सेल के बारे में टू क्या है बताओ? दे सपोर्ट न्यूरॉन्स, हाँ न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस बाय, न्यूरॉन इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है किसके जरिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के जरिए करता है। विच पार्ट स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमने पढ़ा है। सोमा में स्टोर होते हैं। प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? ये स्टोर का लिखा हुआ है, स्टोर कहाँ? एक्सॉन टर्मिनल। सोमा विच स्टोमा कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? स्टोमा किसे कहते हैं बताओ? STROMA, स्टोमा। स्टोमा बताओ, 1 मिनट छुट्टी दे दूंगा। STROMA प्लांट में होता है। प्लांट में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एनिमल में बहुत सारी चीजें होती हैं। गया इंटीरियरी वो स्ट्रोमा, ये कभी ये हिंट है देखो। हाँ, किसी ने बताया क्लोरोप्लास्ट का, ये जो क्लोरोप्लास्ट का ये वाला हिस्सा होता है स्ट्रोमा कहलाता है, और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं बताओ? थाइलेकॉइड होते हैं। वैसे ग्रैनम होता है पूरा स्टैक, ये स्टैक ग्रैनम कहलाता है। इसमें ये सारे थाइलेकॉइड होते हैं। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन क्या होती है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। उस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है बता दो? कुछ प्रोसेस होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है ऐसा? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। ये रहा फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन। ये नहीं पढ़ना, ये नहीं आप लोग कोर्स, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, वो है ग्लाइकोलाइसिस वाला है। अच्छा, एक और काम करूंगा मैं, देखो आप लोगों को ना ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी आप लोग लिख लिया? बायोटेक्नोलॉजी के भी ना ये भेज दूंगा, एक बार और मैच कर लेना, देख लेना थोड़ा बहुत। सही, ये मैंने किसी और जगह लिखा है तो थोड़ा इसमें ज्यादा लिखा हो, शायद ऊपर नीचे वो चीजें। सही, ये बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के इस तरह के। नेक्स्ट हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए? 4 ना, 1 मिनट। इसके बाद हम होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे। सेकंड ईयर के चैप्टर ना आप लोगों के छुट्टियों से पहले कोशिश करेंगे। एनिमल बिहेवियर तो है ही नहीं ना कोर्स में आप लोग। एनिमल बिहेवियर में है ही क्या? किस तरह से इंसान बिहेव करता है लिख दो। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ तो लिया हमने, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया। इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे, इसी साल पढ़ेंगे। इसी साल मतलब आप लोग के पेपर से पहले कोशिश करेंगे पढ़ ले। पेपर से पहले ना आप लोग का सेकंड ईयर का कोर्स में सोच रहा हूँ कि वो हो जाए, कि सेकंड ईयर का कोर्स हो जाए। इसके बाद होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस के बाद कौन सा चैप्टर है? रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सपोर्ट मूवमेंट तो पढ़ लिया, नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, सपोर्ट मूवमेंट पढ़ लिया, नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया,
और कौन सा पढ़ लिया हमने, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया, और एक ये एवोल्यूशन पढ़ लिया एक पहले, और नर्वस कंडीशन की, तो 4 चैप्टर पढ़ लिए। 3 रहते हैं सेकंड ईयर के। सेकंड ईयर में टोटल 7 चैप्टर हैं एमकेट में, सही।